चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं नंबर थ्योरी में, और चैप्टर का नाम है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइम नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है बच्चों, ये अभी भी दुनिया की सबसे टफ प्रॉब्लम्स में से एक है। अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। नॉर्मली कुछ प्राइम नंबर्स हम लोग जानते हैं, लेकिन आगे किस तरह से प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितने गैप के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है निकालना। तो क्या प्राइम नंबर की संख्या फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? कोई अगर इंटीजर मिलता है या नेचुरल नंबर तो वो प्राइम है या नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे? प्राइम नंबर के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? इन सारी चीज़ों पर हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। और ये जानते हुए कि आप में से सभी लोग इसको जानते ही होंगे, फिर भी कोई स्टूडेंट बोलना चाहेंगे कि क्या इसे डिफाइन करें? अ नंबर एन एन नेचुरल नंबर है हमारे पास। हम नेचुरल नंबर लेके ही चल रहे हैं। अलजेब्रा के हिसाब से तो हम लोग डिफाइन और भी करते इसको। अलजेब्रा में हम फील्ड पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक कोई एन हमारे पास है, नेचुरल नंबर है, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर if its only divisors, किसको माने, आर वन एंड। नंबर थ्योरी जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसमें नेचुरल नंबर या इंटीजर पे काम कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर के लिए पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई, तो पॉजिटिव डिवाइजर केवल यही है, वन और एन। अगर आप फील्ड में बात करेंगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स में। हमने इस पे भी बात की थी कि अगर आप रियल नंबर के फील्ड में अलजेब्रा में बात करते, ये नंबर थ्योरी है, रियल नंबर का अगर आप फील्ड लेते हैं ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो प्राइम नंबर वो है जिसके केवल चार डिवाइजर हैं, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस। क्योंकि रिंग अगर आप फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड में एडिटिव इनवर्स होता है। वन का एडिटिव इनवर्स माइनस वन, पी का एडिटिव इनवर्स माइनस पी, ये भी डिवाइड करते हैं। ये पहला फील्ड है हमारे पास। दूसरा फील्ड, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड की बात करें, इसने ऐसा बना दिया, सॉरी। हाँ सर, नमस्कार। मैंने बताइए क्या? एक मिनट, मैं अभी बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्राइम नंबर के कितने डिवाइजर हो सकते हैं बच्चों, जरा सोचिएगा। मैं एक मिनट आ रहा हूँ, जरा आप होल्ड करिए प्लीज। सॉरी, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, कोई स्टूडेंट ने बताया? सर जिसके 8 डिविजर्स हो। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस पी, प्लस माइनस आई, आयोटा टाइम्स पी। अगर किसी नंबर के केवल 8 डिवाइजर हो, ज्यादा ना हो, तो वो प्राइम है। रियल नंबर के फील्ड में जिसके केवल 4 डिवाइजर हों, बाकी ना हो, मतलब इसका मतलब जो बाकी नेचुरल नंबर है उनके ज्यादा डिवाइजर हों, प्राइम जो है वो इस मामले में गरीब हैं कि उनके पास ज्यादा डिवाइजर नहीं है।
रियल नंबर के फील्ड में 4 ही डिवाइजर होंगे तब आप उसे कहेंगे प्राइम नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में केवल 8 ही नंबर होंगे जिसके मात्र 8 डिवाइजर हो, उसे आप प्राइम नंबर कहेंगे। और जब आप नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि केवल 2 ही डिवाइजर की बात कर रहे हैं, 1n बेसिकली। समझ पा रहे होंगे? किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। नो किसी सर। बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आप अलजेब्रा और नंबर थ्योरी काफी हद तक सिमिलर ब्रांचेज हैं, बल्कि नंबर थ्योरी में अलजेब्रा का अच्छा खासा यूज है, लेकिन फिर भी आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल होते तो अलजेब्रा पढ़ाते, नंबर थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं एडिशनल? कुछ चीजें अलग हैं, तो वो आपको ये समझाएगा। तो प्राइम समझते समय प्लीज आप टीचर से जब भी बात करें तो आप ये देखें आप कौन सी क्लास में बैठे हुए हैं। आप रेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं तब आप बात करें तो प्राइम का थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा, नंबर थ्योरी पढ़ें तो थोड़ा अलग। चलिए प्राइम नंबर कुछ एग्जाम्पल के लिए, सभी लोग जानते हैं फिर भी लिखते रहे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड so मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही हैं। इसमें 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या हैं? ऑड। और बाकी ये सारे प्राइम नंबर क्या होंगे? ऑड प्राइम। ठीक है, आगे को जो भी होगा ये तो गारंटी है कि वो आपके पास ऑड ही होना चाहिए, क्योंकि इवन होगा तो उसका फैक्टर 2 आ जाएगा, जो 1 और n से अलग हो जाएगा, तो वो प्राइम नहीं रहेगा। ठीक बच्चों, जो नंबर प्राइम नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। हाँ, अ नंबर which is not prime is called composite नंबर। कंपोजिट नंबर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा ये भी सीखिएगा। इफ n इज अ कंपोजिट नंबर, अभी तक n प्राइम कह रहे थे, अब कंपोजिट बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर, देन n इक्वल टू p इंटू क्यू टाइम्स लिख सकते हैं, जहां p और q 1 से n के बीच, स्ट्रिक्टली 1 और n के बीच में होंगे। अगर 1 और n के बराबर हो जाएंगे तो एक अगर 1 होगा तो दूसरा n हो जाएगा, तो बीच में होंगे, तभी आप कह सकते हैं कि ये कंपोजिट है। या कई बार अगर प्राइम नहीं है, आपको प्रूफ लेना है, तो आप इस तरह की लाइन लिखेंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि ऐसा लिखने पे कंपोजिट होना जरूरी है? या किसी को डाउट है तो प्लीज निसंकोच बोलिएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक सर एग्जांपल, हाँ जी बोलिए। सर एग्जांपल एक दे दीजिए। अच्छा, जैसे आपने एग्जाम्पल है 6 है ना, 6 को कंपोजिट इस आधार पे नहीं कह सकते, क्योंकि आपने फैक्टर किया, आपने कहा सर 8 1 है 8 6 है। आप ये देखिएगा जो फैक्टर आप कर रहे हैं ना, वो ये तो ठीक है, जो फैक्टर है वो 1 और n के बीच में ही आने चाहिए, मतलब यहां पर 6 और 1 के बीच में होने चाहिए फैक्टर, 1 और 6 के बीच में। ना तो 1 होना चाहिए ना 6 होना चाहिए। ऐसे यहां 1 और n के बीच में ना तो 1 होना चाहिए ना n होना चाहिए। क्या मैं आप समझा पाया? यस सर। हाँ, ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, एक ही तरीका जरूरी नहीं है। जैसे 20 है, आपने लिखा 4 इंटू 5, एक बच्चे ने लिखा 10 इंटू 2, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बार जो फैक्टर्स हैं वो 1 और 20 के बीच में, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिट होना जरूरी नहीं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 2 ही फैक्टर में तोड़ सकते हो साहब आप, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि पी और क्यू 2 ही होने चाहिए। हो सकता है आप ऐसा कह दें
n इक्वल टू n1 n2 nr। तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि ये n1 n2 nr जितने भी हैं ये 1 और n के बीच में ही होने चाहिए। क्या मैं अब क्लियर हूं? जैसे 60 आपने ले लिया, 2 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है, आपने 3 हिस्सों में तोड़ लिया। क्योंकि आप पूछेंगे सर ये 2 में तोड़ना जरूरी है क्या? तो 2 में तोड़ना जरूरी नहीं है। कंपोजिट के 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होना भी जरूरी नहीं है। हो सकता है आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 15 कर दें, हो सकता है आप इसको 2 इंटू 30 कर दें, कुछ और भी सोच सकते हैं। प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन में यूनिकनेस कहीं नहीं है। कंपोजिट अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग एक थ्योरम करते हैं यहाँ पर, बहुत एलिमेंट्री थ्योरम है। If P is a prime and P divides AB, then either P divides A or P divides B or both। एक प्राइम नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर या तो ए को डिवाइड करता होगा या बी को डिवाइड करता होगा, या हो सकता है वो दोनों को डिवाइड करता है। ये प्रूफ करना है। ऑब्वियसली हमें समझ में तो आ ही रहा होगा, नंबर थ्योरी के रिजल्ट समझने में दिक्कत नहीं है कि भाई कोई भी प्राइम नंबर ले लिया आपने और आपने कहा कि हम इसको 10 और 20 ऐसे कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, 10 और 3 भी हो सकता है भाई, ऐसा भी कर सकते हैं। कहीं भी मतलब आप सोचिएगा 5 केवल 80 नंबर को डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाले में 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यही कहना भी चाह रहे हैं कि कोई प्राइम नंबर अगर प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा या दोनों को करेगा। तो अब इसे प्रूफ कैसे किया जाए हम लोग ये देखते हैं। स्टेटमेंट तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि गिवन दैट P is prime and P divides AB, ठीक। अगर P डिवाइड्स A हो जाए तो हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गई। देन थ्योरम इज एट वंस प्रूफ। एक ही झटके में प्रूफ हो गई, फिर कुछ करना ही क्या है। सपोज P does not divide A, this implies P and A are relatively prime। बच्चों ये लाइन ठीक है। अगर दो नंबर P है, प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर को नहीं डिवाइड कर पा रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि P के फैक्टर तो 1 और P ही होते हैं, बस 1 होना तो कोई बात ही नहीं भी। P अगर A को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो P और A में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। अगर ऐसा है तो फिर जीसीडी ऑफ P एंड A कितना आ जाएगा?
अगर ए और पी का जीसीडी 1 है तो आप लोगों ने पढ़ा है बाय यूक्लिड्स लेमा देयर एग्जिस्ट x and y integers such that px plus ay equal to 1। ये ठीक है या नहीं? यस सर। अच्छा, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो p bx प्लस a by इक्वल टू b। अब एक बात बताइए, नाउ इस टू इक्वेशन 1 कर दीजिए। p डिवाइड्स pb, ठीक है ना? जो Yes, sir. p है वो pb को Yes, sir. divide करेगा ही नहीं। और p डिवाइड्स ab गिवन है, स्टेटमेंट में ही ले रखा है आपने सबसे पहले। p pb को भी डिवाइड कर रहा है, ab को भी डिवाइड कर रहा है। अगर p दो नंबरों को डिवाइड करे तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स pbx प्लस aby, और ये किसके बराबर है इक्वेशन 1 से? तो आपने लिखा है कि p ab को डिवाइड करता है, बच्चों सबसे ऊपर देखिए, और p a को डिवाइड नहीं करता, तो फिर क्या प्रूफ हो गया? सर P B को डिवाइड करता है। हाँ, अगर a को नहीं करता है तो b को डिवाइड करेगा, हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा ऐसे ही b को डिवाइड नहीं करता, a को डिवाइड कर लेगा, और अगर दोनों को करता है तो प्रूफ क्या करें? फिर वो तो ऑब्वियस है, हो गया। तो इतना ही प्रूफ करना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, नंबर थ्योरी के रिजल्ट्स बहुत छोटे हैं और बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चों, कंपोजिट और प्राइम में एक अंतर समझिएगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक पर। कंपोजिट में ये रूल नहीं चलता। कंपोजिट में हो सकता है 6 2 into 3 को डिवाइड कर रहे हैं, जबकि 6 2 को भी डिवाइड नहीं करता, 6 3 को भी डिवाइड नहीं करता, लेकिन इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। प्राइम नंबर में आप क्या कह रहे हैं, जरा गौर करिए। अगर आप दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर पा रहे हैं तो गारंटी है कि p ऐसा होगा या ऐसा होगा, या p दोनों को भी हो सकता है, दोनों को डिवाइड कर। कंपोजिट के मामले में आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या इस थ्योरम की वैल्यू समझ में आ रही है आप लोगों को? कंपोजिट में अगर 6 दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो गारंटी नहीं है कि 6 अलग अलग उनमें से किसी एक को भी करे। अरे भाई, समझा पाया मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो स्टेट, हाँ, p अगर ऐसा कर रहा है तो आप ये प्राइम लेना क्यों जरूरी था वो समझाने की कोशिश की मैंने। प्राइम लेना इसीलिए जरूरी था। प्राइम नहीं लेके कंपोजिट लेते हैं तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, ये आपको समझना है। इसी का जनरलाइजेशन भी हमें समझाना चाहिए। अब आपको जनरलाइजेशन क्या थ्योरम हो सकती है नेक्स्ट? इफ p is prime and p divides a1 a2 an, p कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड, अभी दो नंबर का प्रोडक्ट था, जनरलाइज कर दिया, देन p divides some ai for I belongs to 1 to n। मतलब p अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो p या तो a1 को डिवाइड कर रहा होगा, या a2 को, या a3 को, कम से कम। क्या ये समझ में आया आपको कि ये पिछले रिजल्ट का जनरलाइजेशन है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अब इसे प्रूफ कैसे करें देखिएगा। तो बच्चों ऐसी जगहों पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेते हैं, हिंदी में गणितीय आगमन विधि, पीएमआई। हम एक के लिए देखेंगे, फिर कुछ फाइनाइट के लिए और फिर उससे अगले के लिए। मैं लिख भी देता हूँ। वी प्रूव दिस रिजल्ट with the help of PMI. सपोज ये हम स्टेटमेंट मान लेते हैं पीएम। पीएम क्या है कि पी डिवाइड्स A1 A2 AN, ये स्टेटमेंट है बच्चों। दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स AI फॉर सम I। हमें ये स्टेटमेंट लेके चलना है और प्रूव करना है। PMI में फॉर n इक्वल टू 1 हम लेंगे P डिवाइड्स A। ये तो ऑब्वियस हो गया, जब एक ही लेना है A1 A2 AN तक, तो P 8 लीजिए, P डिवाइड्स A, और प्रोडक्ट को डिवाइड कर ही रहा है, विच इज ऑब्वियस। क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि आपने लिया क्या है, स्टेटमेंट पढ़िएगा, P डिवाइड दिस, और इस प्रोडक्ट में एक ही टर्म है तो P उसको डिवाइड करेगा। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पीएमआई, उसके बाद मैंने आप लोगों को कई बार बताया, आप में से हो सकता है कई बच्चों ने पीएमआई में कमांड ना हो, तो मेरे शुरुआती लेक्चर नंबर 3 के जरूर देख लीजिएगा। पीएमआई के बारे में काम कराया गया है, बहुत सारे सवाल भी कराए गए। सपोज हम ऐसा कोई फाइनाइट के लिए मान लेते हैं, एन की जो एम रख लो या के रख लो, पीएम इस, अच्छा इसका मतलब पीएम का मतलब जब पीएन ये था, इसका मतलब पी डिवाइड्स A1 से लेकर AM, ये P इसको डिवाइड कर रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि P डिवाइड्स AI, ये सही है। फॉर सम I जो है 1 से लेकर M तक, और सपोज ये सही है, ठीक हो गया। तो अब हमें ये दिखाना है कि P इससे अगले के लिए भी डिवाइड, then if P divides A1 A2 AN, यहाँ तक तो M तो है ही अभी तक, मैं इससे अगले के लिए भी कर देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख ले रहा हूँ, P डिवाइड्स A1 AM 8 साथ और AM प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आपने अभी कहा था कि P डिवाइड करता है इसको, अब ये दो हैं और दो के लिए तो हम मान के चल रहे हैं फाइनाइट के लिए। दिस इंप्लाइज आइदर P डिवाइड्स A1 से AM तक और P डिवाइड्स AM प्लस 1। P या तो इधर वाले को डिवाइड करेगा या AM प्लस 1 को करेगा, ठीक है। मैं इसको डिफरेंट केस में समझा देता हूँ आपको। केस फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। इफ P डिवाइड्स AM प्लस 1, अगर P इसे डिवाइड कर देता है तो फिर रिजल्ट, दिस इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर k इक्वल टू M प्लस 1। M के लिए आपने ऊपर सही माना था, तो ये M प्लस 1 के लिए भी सही होगी।
अगर P डिवाइड्स A1 AM तक इस हिस्से को, ये तो पिछले स्टेटमेंट से सही है, देन बाय द स्टेटमेंट लिखने हैं नंबर है बच्चों, बाकी कुछ टफ नहीं है। P डिवाइड सम AI हमने पहले ही किया है, फॉर सम I बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू M, तो इसका मतलब फिर P M+1 भी सही है, इज ऑल्सो ट्रू। तो फाइनली चाहे P AM+1 को डिवाइड करे या पहले वाले प्रोडक्ट को करे, ये खाली लिखने के तरीके हैं। Hence, with the help of PMI, hence with the help of principle of mathematical induction, Pn is true for every n belongs to n। तो Pn हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो P अगर किसी कुछ नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उनमें से कम किसी एक को तो करेगा ही डिवाइड, ये कहा जा रहा है आपसे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, ये पहले वाले का ही जनरलाइजेशन है। किसी बच्चे को नहीं आया है तो बोलिएगा। सबको आ गया भाई? यस Yes, sir. चलिए ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप लोग ने नाम सुना है इसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे क्या होती है? हम लगाओ। मैंने वो परीक्षा में ही होगा। एक मिनट, मैं फिर थोड़ी देर में क्लास में आकर बताता हूँ। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बच्चों आप लोगों ने पढ़ी है कह रहा हूँ तो? नो सर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ी है? सर, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये है क्या कि अगर कोई पॉलिनॉम n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स मिलेंगे। वेरी गुड। उसके जो कोफिशिएंट है अगर वो रियल या कॉम्प्लेक्स फील्ड में है तो उसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। n डिग्री की पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट, n डिग्री की पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट रियल नंबर के फील्ड से है तो भी कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल है। रियल कोफिशिएंट होने के बावजूद भी रूट्स तो कॉम्प्लेक्स हो ही सकते हैं ना। यस सर। वो थी रूट्स की बात, तो अलजेब्रा की बात थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अपने आप में पूरा पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं जिसको। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब पूर्ण आमूल चूल बदलाव, जिसको आप सरल शब्द, जिसने पूरा कंसेप्ट ही बदल के रख दिया। ये बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। होता क्या है आप इसको ऐसे समझिए बच्चों, हम लोगों के लिए जो नंबर थ्योरी है ना, नंबर थ्योरी की बिल्डिंग बनानी है। ठीक हो गया? हमने नंबर थ्योरी की बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें चाहिए, तो जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो प्राइम नंबर है।
नंबर थ्योरी का ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर, जैसे आप कितनी ही बड़ी इमारत बनाए हैं तो आपको ईंटें चाहिए, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए। शरीर बनाने के लिए आपको एक कोशिका चाहिए, सेल चाहिए, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एक एक कोशिका से बनेगी, चाहे व्हेल बनानी हो, हाथी बनाना हो, मनुष्य बनाना हो, या छोटा कीड़ा मकोड़ा बनाना हो। जो भी जीवित प्राणी बनाना होगा, पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना, कुछ भी, बिल्डिंग ब्लॉक्स बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए सेल्स है, कोशिकाएं हैं, है या नहीं? Yes, sir. तो एक स्टूडेंट जो सेल को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, वो टिश्यू को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, क्योंकि एक टाइप की सेल्स का एक कलेक्शन को टिश्यू कहते हैं। आप टिश्यू से ऑर्गेनल बनते हैं, ऑर्गेनल से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और डिफरेंट सिस्टम पढ़ाते हैं आप ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से सोचिए, आपको जो भी समझना हो, आपको सबसे पहले एटम्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एटम समझ रहे, मॉलिक्यूल समझ रहे, इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ, दुनिया भर की ये सारी चीजें समझ रहे, तो इसका मतलब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कुछ जानते और समझते हैं। बच्चों, इसी तरह से नंबर थ्योरी की अगर बिल्डिंग बनानी हो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स प्राइम नंबर है। अगर आप प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी समझ गए अच्छे तरीके से, तो नंबर थ्योरी में आपको न्यूनतम परेशानियां आएंगी। इसलिए ये थ्योरम फंडामेंटल हुई। जहां भी फंडामेंटल थ्योरम कही जाती है, थ्योरम तो बहुत सारी है, इसी को फंडामेंटल क्यों कहते होंगे? अब तो आप लोग मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं अधिकतर, और आप लोग जानते हैं कि कोई भी ब्रांच से हो, उसमें ढेर सारी थ्योरम्स है। आखिर फिर एक आध थ्योरम को फंडामेंटल का नाम क्यों दिया गया? इस पे सोचिएगा। अलजेब्रा की बात करेंगे तो रूट्स निकालना सबसे फंडामेंटल काम होता है। अगर यहाँ अरिथमेटिक की बात करते हैं तो अरिथमेटिक 8वीं तक की जो मैथ्स होती है वो सब अरिथमेटिक जैसी हुई, छोटी क्लास के बच्चों की। तो अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है, प्राइम नंबर ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस लाइन को याद रखिएगा। कभी किसी ने पूछ दिया आखिर इसमें फंडामेंटल है क्या, वो बताओ यार पहले। थ्योरम तो ढेर सारी है, फंडामेंटल है कि आप थ्योरम के बारे में पढ़ने, और चीज आसान है भाई। कोई भी ये कहना क्या चाह रहे हैं इस थ्योरम में, आप किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? यही फंडामेंटल है कि प्राइम नंबर्स में तोड़ रहे हैं आप। सबसे छोटी यूनिट प्राइम नंबर है, बिल्डिंग ब्लॉक प्राइम नंबर है। जैसे कितना ही बड़ा एनिमल पढ़े आप, लास्ट में पढ़ते तो सेल के बारे में ही है, तो ऐसे ही यहां पढ़ना प्राइम नंबर के बारे में। क्या अब बात समझ में आ पा रही है सभी लोगों को? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में करना क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी पावर पी, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा आर हो जाए। जैसे 100 है, आपने कहा 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सही है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट और उनकी पावर। यस सर। तो इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। आप कहेंगे ऐसा लिखना जरूरी है? ऐसा नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं यार, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे नहीं लिख सकते, अभी तो दो ही थे। अगर 2 स्क्वायर 3 की पावर 3, 5 की पावर 7, 7 की पावर 11, कोई नंबर ये भी तो होता ही होगा। अब आपने कहा सर ये 2, 3, 5, 7 इसी ऑर्डर में लिखने जरूरी है? मेरा मन कर रहा है कि पहले 3 को लिखूं, फिर 7 को लिखूं, फिर 2 को लिखूं, फिर 3 को, तो कोई नया नंबर आ जाएगा क्या? नो सर। No, sir. नो सर। 3 7 वो सॉरी 3 7 2 और क्या रह गया 5, 5 की पावर 7, उससे मतलब नहीं था मेरा। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो प्रोडक्ट का जो, हाँ, क्योंकि बच्चों इंटीजर हैं, इंटीजर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको आगे पीछे लिखने से कोई नया नंबर नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमने ये समझ में आया कि जो नंबर है कोई,
उससे आपने ऐसे प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन्हें आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इनको ऐसे भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। यही आप स्टेटमेंट के तौर पर ऑफिशियली हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखूं, फिर एक बार दोबारा समझाऊं। एवरी इंटीजर n जो कि 1 से बड़ा है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भेज देता हूं एंड देयर रिप्रेजेंटेशन is unique except the arrangement of primes। इसका प्रूफ कर, मैं ध्यान से देखिए, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसको आप प्राइम के फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। पहली बात आप ऐसे देखिएगा, किसी नंबर को आपने ऐसे लिखा 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 5 की पावर 11 7 की पावर 9, ठीक हो गया। आप इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 5 की पावर 11 3 की पावर 3 7 की पावर 9, या 7 की पावर 9 2 स्क्वायर 5 की पावर 11 3 की पावर 3। तो जरा गौर करिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ये एक्सेप्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर। 2 की जितनी पावर थी हर एक रिप्रेजेंटेशन में 2 की पावर उतनी ही रहेगी। 3 की जितनी पावर थी 3 की पावर उतनी ही रहेगी। वैसे 5 और 7 की पावर भी उतनी रहेगी। पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जिस प्राइम नंबर की जितनी पावर थी वो उतनी ही रहेगी, बस उनको आगे पीछे लिखा गया, ऐसा संभव है। तो प्लीज एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ के समझिए, कोई डाउट तो नहीं है। किसी को डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। अरे नो भाई सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक हो गया। तो अब इसे प्रूफ करना है बच्चों। स्टेटमेंट समझना बहुत आसान है, नंबर थ्योरी में मैं बार बार कह रहा हूं। प्रूफ करने में दिक्कत आती है कि प्रूफ कैसे करें इसे। हमें लगता है ये तो ऑब्वियस है, ऐसा ही होता है। तो n कोई भी नंबर है 1 से बड़ा, तो या तो वो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। सिंस n is greater than 1, this implies either n is prime or composite। ठीक है। अगर n खुद ही प्राइम है तो उसे कहां से तोड़ोगे फैक्टर में, वो खुद ही प्राइम का प्रोडक्ट हो गया अकेले ही, तो वहां कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ तो कंपोजिट के लिए करना है। इफ n is prime there is nothing to prove। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ n is composite, असली काम ये है, n is composite, तो इसका मतलब इसके प्रॉपर डिवाइजर होंगे। देन इट हैज प्रॉपर डिवाइजर्स, और वो कैसे डिवाइजर होंगे, जो 1 और n के बीच में होंगे कंपोजिट में। ये आप लोगों को अभी मैंने बताया, तो उम्मीद है समझ में आ रहा हो कि ऐसा होगा। 8 सेट कंसिडर करिए।
let us consider S equal to D such that D divides N and D मतलब सारे डिवाइजर जितने हैं जो N को डिवाइड करते हैं उन सब का कलेक्शन S ले लीजिए, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत है क्या कि S नॉन एम्प्टी होगा? कैसे कह रहा हूँ मैं ऐसा? S नॉन एम्प्टी होगा, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट है तो ऑब्वियस है कि नॉन एम्प्टी होगा भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर ये कंपोजिट है तो कम से कम 8 डिवाइजर तो होगा ही जो 1 और 8 के बीच में होगा, तो S नॉन एम्प्टी। अब बच्चों जो S है वो नॉन एम्प्टी तो है ही, साथ में 1 से बड़े नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, क्योंकि जो भी D है वो 1 से बड़ा है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने, इसका लीस्ट एलिमेंट होगा या नहीं? सर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, देन by well ordering principle there exists a least element कुछ नाम दे देते हैं उसको P1 in S। ठीक हो गया। तो अब P1 तो आ गया, अब हमारा दावा ये रहेगा बच्चों, वी क्लेम that P1 is prime। ये प्रूव करते हैं कि P1 प्राइम नंबर है। प्राइम प्रूफ करने का हमेशा एक ही तरीका है, हमेशा कोई भी ब्रांच पढ़ें आप कंपोजिट ले लें और कंट्राडिक्शन आ जाए, क्योंकि अगर ये कंपोजिट होगा तो इसके भी फैक्टर होंगे, वो फैक्टर भी इसी सेट में होने चाहिए, तो इसी सेट में होंगे तो फिर P1 सबसे छोटा कैसे है? अभी तो आप वेल ऑर्डरिंग से कह रहे थे कि P1 ही सबसे छोटा इंटीजर है S में, अगर P1 के भी फैक्टर हो गए तो P1 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर S में होंगे ना? यस सर। भाई क्लास में अगर मानसिक तौर पर भी आप होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों मोबाइल खोला इधर है और सोच कुछ और रहे हो तो क्या कर सकते हैं फिर हम भी? सपोज P1 is composite, लो करके देख लेते हैं। Then it has proper divisors, तो इसके प्रॉपर डिवाइजर होंगे, कोई ऐसा मान लेते हैं से जो P1 और 1 के बीच में होगा, such that Q divides P1 and Q divides S भी होगा। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि आप P1 से छोटा एक पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं S में है, अभी आप ऊपर कह रहे थे कि S में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर P1 ही है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। As P1 is the least element in S, this implies P1 can't be composite। तो फिर और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, कंपोजिट हो ही नहीं सकता।
इसका मतलब है P1 इज प्राइम। क्या यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, तो भाई हमने एक नंबर n लिया था और उसका एक फैक्टर P1 निकाल दिया। नाउ जो n होगा वो ऐसा होगा ना, P1 इंटू N1। n का एक फैक्टर आपने निकाला, उसको प्राइम नंबर कह दिया आपने। एक फैक्टर निकाला, बाकी फैक्टर को N1 नाम दे दीजिए। अगर N1 प्राइम है तो प्रूफ फिर कंप्लीट हो गया कि भाई आपने n को दो प्राइम में तोड़ दिया है। मतलब इफ N1 इज प्राइम प्रूफ। क्यों? क्योंकि P1 प्राइम प्रूफ कर चुके हैं आप, N1 भी प्राइम है, तो आपने एक नंबर को दो प्राइम के प्रोडक्ट के तौर पर तोड़ दिया। यही तो करना था। तो N1, अगर N1 प्राइम है तो ये तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर N1 इज कंपोजिट तो ऊपर वाले तर्क फिर रिपीट करो, अब N1 को तोड़ो। देन रिपीटिंग above arguments we get a prime P2 such that N1 equal to P2 N2 N2 N1 से बड़ा। सो N इक्वल टू अभी था N1 P1, तो अब आपके पास P1 तो ठीक है, N1 की जब P2 N2 ये आ गया। फिर आप ऐसी तोड़ो, अगर N2 प्राइम है कुछ नहीं करना, चलते रहना बस सिमिलरली। इफ N2 इज प्राइम तो आपने N को तीन प्राइम के तौर पर तोड़ दिया है। देन थ्योरम इज प्रूव्ड। इफ N2 इज कंपोजिट तो आप ऐसे तोड़ते जाइए। देन N2 इक्वल टू P3 N3 we can continue this process to get। आप करते जाइए बच्चों, तो लास्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, मतलब इस हिसाब से Ni prime. N इक्वल टू P1 P2 P3 PR इस टाइप का मिलेगा, वेयर ऑल PI। P1 की पावर ऐसा भी हो सकता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा R prime and all alpha I belongs to natural number। क्योंकि अगले में तोड़ा, फिर दो दो आप कई नंबर को तोड़ते हैं बच्चों, तो प्राइम का स्क्वायर अभी 100 को तोड़ा था तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ गया था, तो एक ही प्राइम दो दो बार आ जाता है। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसमें एक चीज देखनी है कि आप
कंपोजिट को तोड़ते समय तो बड़ी आसानी से आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कंपोजिट का रिप्रेजेंटेशन तो यूनिट नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर्स में जब करेंगे, आपने अभी 60 को तोड़ा था, 2 इंटू 30 भी, 4 इंटू 15 भी, और भी कुछ हो सकता है, 10 इंटू 6 भी हो सकता है। यहाँ चीजें यूनिट नहीं आ रही है। लेकिन जब आप प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे तो P1 की पावर जितनी भी आ रही है, 60 को तोड़िए प्राइम नंबर्स में तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो फिर इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टू की हमेशा 2 ही 2 आएंगे, 8 3 आएगा, 8 5 आएगा। ऐसा मैंने अभी ऊपर भी समझाया था आप लोगों को। ये प्रूफ करना है कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इस सेंस में यूनिक होगा। मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? यस सर। तो यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन समझाना जरूरी है। ये पहले दिन का थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगता है आप लोगों को इसमें, यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिट के सेंस में है। तो जब भी यूनिक हो तो फिर तरीका वही होता है कि नहीं साहब, हम 2 तरीके ले लेंगे, दोनों लास्ट में बराबर आ जाएंगे तो यूनिक हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं तरीका होता ही यही है, ठीक है। सपोज द रिप्रेजेंटेशन of n is in the form of products of, क्या लिखूं, प्राइम कर देता हूं, is not यूनिट। मान लेते हैं ये यूनिट रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, मतलब ऐसा आ गया, सपोज P1 Pk, और एक बच्चे ने कहा नहीं साहब मेरा तो Q1 Q2 QL इतना आ रहा है और ये सब प्राइम है, Q भी। वेर मान लो K जो है L से कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, K L से ज्यादा भी मान लो, कुछ प्राइम यहाँ है कुछ प्राइम यहाँ है, लास्ट में आप दिखाएंगे कि ये सब बराबर आएंगे। अच्छा, वी एज्यूम दैट P1 इनको एक रियल लाइन पर ऐसे सोच लो, Pk एंड Q1 Q2 QL। अब ये देखिए, सिंस Q1 डिवाइड्स Q1 से लेके QL तक, Q1 इसको डिवाइड करता है बच्चों, इस प्रोडक्ट को Q1 डिवाइड करेगा, यस सर। लेकिन Yes, sir. ये, यस हाँ, लेकिन ये प्रोडक्ट तो ये P1 P2 Pk के बराबर है, तो Q1 डिवाइड्स P1 Pk। आज हमने पढ़ा है कोई प्राइम नंबर प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो कम से कम 8 को तो करेगा ही, लेकिन यहाँ गजब ये हो गया है कि ये सब प्राइम है अब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हो रहा है, दिस implies this Q1 is equivalent to some Pi for some I। ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। अच्छा, यही काम तो फिर अब बाकियों के लिए भी सोच लो, हो गई थ्योरम। अब आप Q2 से राइट साइड को डिवाइड कर सकते हो, तो Q2 से P1 P2 Pk को भी कर सकते हो। Q1 किसी Pi के बराबर होगा, किसी न किसी के बराबर तो होगा, तभी काटा जा सकता है। Q2 भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा? यस सर। आप सोचते रहो बच्चों,
तो फाइनली आप कहेगा कि हाँ, जो प्राइम नंबर क्यू सीरीज में है वो पी सीरीज में भी कहीं ना कहीं आया होगा आगे पीछे, तो रिप्रेजेंटेशन यूनिट हो गया। क्या आप इसको खुद कर सकते हैं? यस सर। अरे भाई Q1 किसी पीआई के बराबर आया, ऐसे Q2 भी आएगा, Q3 भी आएगा, सभी आएंगे। तो बेसिकली वो सब एक ही हैं, आगे पीछे लिखे हैं बस। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम में टाइम लगा, अब जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं ढेर सारे, उनमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब वैसे टाइम हो गया तो कल करेंगे। आज आपको कोई दिक्कत आई तो बोलिएगा। कल हम ये भी देखेंगे, कल एक बढ़िया मेथड है बच्चों, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि कोई भी नंबर कितनी आसानी से प्राइम नंबर प्रूव किया जा सकता है, प्राइम है या नहीं है चेक किया जा सकता है। चेक किया जाना शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा।